नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, जिसमें हम आपको बताएंगे ना सिर्फ खबर बल्कि उस खबर के असल तथ्य क्या हैं और कैसे उसमें लगातार और जो विस्तार होता नजर आ रहा है, पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही उस पर लेटेस्ट जो अपडेट है वो भी लेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाता से। और आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं उसकी तरफ। आज खासतौर से पहले हम बात करेंगे झारखंड की, जहां पर एक बार फिर हिटलरशाही नजर आ रही है। आखिर क्यों ये हिटलरशाही बनी हुई है? पहले हमने देखा था किस तरीके से एक दबाव की स्थिति थी, लेकिन क्या उससे निपटने के लिए जो डंडे बरसाए गए वो सही था? क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको इसकी जानकारी देंगे। आखिर क्यों इस तरह की नौबत आई? साथ ही बात करेंगे पंजाब की, जहां पर जो लोग हैं सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो आपको वोट नहीं देंगे। कैसे पंजाब सरकार को एक वार्निंग जो है वो यहां पर दी जा रही है, कैसे जो कर्मचारी हैं वो परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में भी जो असल खबर है वो आप तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे पश्चिम बंगाल की भी, जहां पर फिर जो कमाल है नजर आ रहा है। नई सरकार ने जो कमाल है वो कर दिखाया है और ऐसे में 45 दिन में ही एक एक्शन मोड जो है वो हमने देखा शुभेंदु सरकार का यहाँ नजर आया। विस्तार से इस पर भी आपको बताएंगे और बताएंगे सिलीगुड़ी मॉडल जो है वो क्यों इतना कॉरिडोर जो है इतना खास हो जाता है। लेकिन अब आइए शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में अब सियासी संग्राम के रूप में नजर आ रहा है। जो छात्र आंदोलन था, हमने देखा किस तरीके से परीक्षाओं को पहले रद्द करने का निर्णय हुआ, उसके बाद जो आदेश दिया गया था उस निर्णय को कोर्ट ने रोक दिया। अब उसके बाद सियासी संग्राम की शुरुआत हुई। हम वहां पर जो छात्र थे उन्होंने जो वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे, जिनका कहना था कि सोरेन सरकार ने उनके साथ धोखा किया है जब उन्होंने यहाँ पर सोरेन और राहुल गांधी के पुतला फूंकने की कोशिश की, तो जेएमएम कार्यकर्ता जो हैं वो भी वहां पर पहुंच गए। सवाल यही है कि आखिर कार्यकर्ता वहां कैसे पहुंचे और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, क्योंकि पुलिस का कहना था कि हालात को नियंत्रण में करने के लिए हमने यहाँ पर लाठीचार्ज किया, जो छात्र थे उन पर लाठियां बरसाई गईं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जहां पर इस तरीके से जो छात्र हैं उन पर लाठियां बरसाई गई हों। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से न सिर्फ लाठियां बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अब अगर देखा जाए जो हालात बनते यहाँ नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार जो है सोरेन सरकार वो दबाव में नज़र आ रही है, घिरती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार आंदोलन चल रहा है और ऐसे में उनसे उम्मीद जो की जा रही है वो यही कि सरकार को जब अपना पक्ष रखना होगा तो वो कम से कम जो छात्र हित है उसको ध्यान में रखे, उसके बाद ही जो अपना पक्ष है वो यहाँ पर दे। लेकिन जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आए उसके चलते कहीं ना कहीं छात्र बेहद ही उग्र हैं। किस तरह की तस्वीरें नजर आई थी, आइए वो आपको भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार छात्रों का जो आक्रोश है वो देखने को मिला। उत्साही छात्रों ने यहाँ पर सीएम सोरेन का पुतला फूंका। उसके बाद यहाँ पर आपसी झड़प देखने को मिली जब जेएमएम कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। उसके साथ ही छात्रों की जो गिरफ्तारी है वो भी यहाँ देखी गई, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अस्पताल में जो भर्ती जिस तरीके से जो छात्र हैं इस दौरान घायल हुए और कहीं ना कहीं कई सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े होते हुए भी नजर आए। आखिर क्यों यहाँ पर जो सीएम सोरेन हैं उन्होंने छात्रों के साथ विश्वासघात किया, वादा खिलाफी के जो आरोप हैं वो लगातार लग रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो स्थिति है वो बनती नजर आई। वो छात्र जो कि शांतिपूर्वक पहले अपना आंदोलन कर रहे थे, आखिर क्या वजह है कि इतना आज उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, और अगर विरोध में पुतला फूंका जा रहा है तो उससे आखिर क्या ही दिक्कत हुई। लेकिन कैसे वहां पर अब जो छात्र आरोप लगा रहे हैं विश्वासघात के, धोखेबाजी के, वादा खिलाफी के, और क्यों कह रहे हैं कि सीएम सोरेन धोखेबाज हैं। दरअसल हमने देखा था झारखंड में छात्रों का जो जबरदस्त प्रदर्शन यहां देखने को मिला था और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदर्शन ने किस तरीके से तेजी पकड़ी, क्योंकि सीएम सोरेन पर यहां पर वादा खिलाफी का आरोप लगा। और हमने देखा जो छात्र थे, गुस्साए छात्र, उन्होंने यहाँ पर सीएम सोरेन और राहुल गांधी का जो पुतला है वो फूंकने की कोशिश की। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो जेएमएम कार्यकर्ता हैं वो पहुँचते हैं और उसके बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच यहाँ भिड़ंत देखने को मिलती है। उसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भी यहाँ पर झड़प होती हुई नजर आती है, लाठीचार्ज किया जाता है। और साथ ही साथ अब जेपीएससी जेएसएससी मंच ने यहाँ पर मोर्चा एक तरीके से
खोल दिया है। जिनको उम्मीद थी कि शायद उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन इस तरह के हालात होंगे, इस तरह की परिस्थितियों से उनको दुचार होना पड़ेगा, ये अंदाजा उनको नहीं था। क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनते हैं। विद्यार्थियों को डराने चमकाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग यहाँ आके हम लोग को धमकी दे रहा है। ये जो जेएमएम का दलाल लोग हैं, अब हम लोगों का पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना, हम लोग दे नहीं रहे थे तो हमें झापड़ लगाया गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और दो लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। तो बीजेपी लगातार इन छात्रों को अपना समर्थन भी दे रही है। इस बीच बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर क्या संदेश दिया वो आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेपीएससी की पूर्व सदस्य अनिमा हंसदा ने मीडिया के लिए साक्षात्कार में खुलासा किया था कि जेपीएससी में व्याप्त कदाचार और अनियमितताओं की जानकारी आपके राजदार और कथित सुपर सीएम के रूप में चर्चित मंत्री सुदीव्य कुमार उर्फ सोनू को बहुत पहले ही दे दी गई थी। इसके बावजूद मंत्री जी लंबे समय तक खामोश रहे। स्वाभाविक सवाल है कि आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे भी इस कदाचार और भ्रष्टाचार के हिस्सेदार रहे हों, इसलिए उन्होंने भी कंबल ओढ़कर घी पीना ही मुनासिब समझा। अगर उन्हें अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जानकारी थी तो उन्होंने आपको और महामहिम राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? तो ये तमाम सवाल यहाँ पर मरांडी ने अपने सवाल से यहाँ पर खड़े किए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार अभी तक हमने देखा है जो समर्थन मिला है यहाँ पर बीजेपी का, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जिन्होंने ये तमाम बातें कही और कहा कि कई तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जेएमएम के छात्र कार्यकर्ता गए थे, वो कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक तरीके से गुंडे वहाँ पर तैनात किए गए थे, जिससे इस तरह की स्थिति आए। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। झारखंड में छात्रों के द्वारा जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बीच में आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों ने जिस प्रकार से हमारे झारखंड को होने और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि अब लगातार यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है, जो छात्र हैं वो एक तरीके से मोर्चा खोल चुके हैं एक बार फिर यहाँ पर। लेकिन इस बीच देवेंद्र महतो की अगर बात की जाए, जिन्होंने अपना अनशन खत्म किया था, किस तरीके से वो सरकार को अब चेतावनी दे रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, आइए देखते हैं। सरकार का मंशा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं। और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। तो यहाँ पर देवेंद्र महतो का सीधे तौर पर यही कहना कि और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आएगा, व्यापक स्तर पर हम देख सकेंगे। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। दिवाकर, क्या माना जाए कि एक बार फिर से यहाँ पर सीएम सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि छात्र एक बार फिर से यहाँ मोर्चा खोल चुके हैं उनके खिलाफ? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो गतिविधियां हैं वो जिस तरीके से बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। कल जिस तरीके से छात्र ने लोकतांत्रिक तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया था, पहले से उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से आरोप जो लगाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस पुतला दहन कार्यक्रम में बीच में घुस गए और उन्होंने छात्रों की पिटाई की है और पुलिस ने भी पिटाई की है, तो ये जो तमाम तरह के अब आरोप लग रहे हैं, इससे छात्रों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरीके से छात्र पहले से ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, सरकार ने जो तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी थी और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट से एक के बाद एक परीक्षाओं पर उन अभ्यर्थियों को स्टे मिलता जा रहा है, तो कहीं नहीं कहीं छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित है कि सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख रही है या सीआईडी की जो जांच हो रही है वो सही दिशा में नहीं हो रही है, इसलिए जो कल्प्रिट है वो पकड़े नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार हर मोर्चे पर घिरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अब खुलकर मुकर जो हम कह सकते हैं वो हेमंत सोरेन के खिलाफ आ गई है कि हेमंत सोरेन ने सिर्फ छात्र आंदोलन को समाप्त करने के लिए यह ढोंग रचा था, परीक्षाओं को रद्द करने का जो ढोंग रचा था वो अब उसमें वो बेनकाब हो गए, क्योंकि हाईकोर्ट में जो सरकार को पक्ष रखना चाहिए था वो सरकार ने वो पक्ष नहीं रखा। और कल जिस तरीके से सड़कों पर तांडव हुआ है, कल शाम में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, पुतला दहन 24 जिलों में कार्यक्रम
तय किया गया था। रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारीबाग में, गिरिडीह में, गढ़वा में, कई जिलों में छात्रों की पिटाई हुई और आरोप लगाया जा रहा है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने इस छात्रों की पिटाई की और कई छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी बिगड़ रही हैं और छात्रों में आक्रोश किस तरीके से बढ़ रहा है। उधर देवेंद्रनाथ महतो ने 24 तारीख से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती का मामला है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, अनियमितता रोकने के लिए यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ आंदोलन को और बड़ा उग्र रूप देने की भी घोषणा उन्होंने की है। तो तमाम तरह की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है और छात्रों का आक्रोश जो कैमरे पर दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, उससे लगता है कि सरकार के प्रति जन आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन क्या ये सरकार की सोची समझी रणनीति थी? क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है वो सभी जान रहे हैं, पुतला फूंकने की बात भी पहले से ही कही गई थी, लेकिन वहां पर उस मौके पर जो जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे और उसके बाद कहना कि यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है और उसके बाद की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो क्या इस तरह की रणनीति के साथ वहां पर जो जेएमएम है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे वायरल है। सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि गिरिडीह में जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि एकाएक कॉल मीटिंग किया जा रहा है, आप लोग सभी पार्टी कार्यालय में पहुंचिए। तो इस तरह की चीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो गई है कि पूरे प्लान तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कल विद्यार्थियों के आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। उनके पुतला दहन कार्यक्रम में जबरदस्ती वो घुसे, उनसे पुतला छीना गया और ये सब प्लान कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लड़ाई है वो सड़क पर पूरी तरीके से, जो हम कह सकते हैं, उभरती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर खुलकर इस मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगा रही है और उन पर दबाव भी बना रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छात्रों की पिटाई की है और इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब सवाल जो है कई खड़े हो रहे हैं और उन सवालों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं सीएम सोरेन, जिनको जवाब देना अब शायद भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल न्यूज पंच में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे पंजाब की भी। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच पर। आइए बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर DADR का विवाद एक बार फिर करवाता हुआ नजर आ रहा है और अब इसकी गूंज हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। दरअसल कर्मचारियों ने हल्ला बोल के बीच पंजाब सरकार पर दबाव अब बढ़ता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया है और सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। किस तरीके से, अगर हम DADR की बात करते हैं, कैसे पूरा विवाद शुरू हुआ, आखिरकार जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे क्या हैं और क्यों यहाँ पर मान सरकार जो है कर्मचारियों का सम्मान नहीं रख पा रही, पेंशनकारी जो है उनका सम्मान नहीं कर पा रही है। पूरा मामला विस्तार से आइए आपको बताते हैं आखिर किस तरीके से यहाँ पर अब हाईकोर्ट जो है वो सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, DA बकाये पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल पंजाब में DA बकाये पर जो सख्ती है वो यहाँ नजर आती है। आदेश का पालन ना होने पर यहाँ पर अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको बता दें, पंजाब सरकार को ये नोटिस जो है जारी किया गया है।
कि जहां पर उससे पहले भी जवाब मांगा था, लेकिन उसके बाद जवाब नहीं मिला तो नोटिस जारी हुआ है और बकाया भुगतान नहीं होने पर अब फिलहाल जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो मुख्य सचिव हैं उनको अवमानना नोटिस यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो वित्त सचिव हैं और PSCL चेयरमैन को भी जो नोटिस है वो जारी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें 3 अगस्त के आदेश के बाद भी जो भुगतान है कर्मचारियों का वो नहीं हुआ था और उसी को लेकर यहाँ पर अब जो जवाब तलब किया गया, नोटिस उनको भेजा गया है। कोर्ट ने 15 दिन में भुगतान के लिए कहा था, लेकिन जो स्थिति है अभी भी वही नजर आई। और आप खासतौर से 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई जो है वो होनी है, लेकिन ये इस बीच पंजाब से बड़ी खबर, क्योंकि यहाँ पर मान सरकार जो है गिरती नजर आ रही है। लगातार हाईकोर्ट की तरफ से जो जवाब तलब किया गया है और कैसे फिलहाल अगर बात की जाए कैसे जो कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, ये आपको दिखा देते हैं। लगातार जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उनका प्रदर्शन जारी है। लगभग हर ज़िले में अगर देखा जाए पंजाब के, तो इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है। और लगातार कर्मचारी जो हैं वो आप सरकार पर भड़के हुए हैं। वो यहाँ पर मान सरकार पर लगातार वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जल्द मांगे पूरी ना होने पर चुनाव में बहिष्कार की वार्निंग जो है वो भी दे चुके हैं। लेकिन ऐसे में क्या मान सरकार जो है वो यहाँ झुकती हुई नजर आएगी? क्या कुछ यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है सीधे तौर पर एक तरह की चेतावनी है, डीए नहीं तो वोट नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जो सरकार 4.5 साल से मुलाजमों की एक भी बात सरकार ने नहीं मानी आज तक, उसके लिए धरने प्रदर्शन होते रहे, समय समय पर सरकार को मांग पत्र और सरकार से मीटिंग होती रही। सरकार किसी भी मीटिंग का सही जवाब आज तक नहीं दे पाई। पंजाब के टोटल 52 डिपार्टमेंट जो हैं, उन्होंने जलंधर के अंदर जो धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन के अंदर ये ओथ दिया है। जहां जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां सारे मुलाजिम ये ओथ ले रहे हैं कि हम इस सरकार को जो है वो वोट नहीं डालेंगे। हमारा एक वो नारा बन गया है, नो डीए नो वोट। अगर डीए नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगी। और इसके साथ ये भी कि जितनी डिमांड है हमारी, अगर उनमें से कोई भी पूरी नहीं करते तो मुलाजिम वोट क्यों डालेंगे। और ये वो सरकार है आम आदमी पार्टी की जिसने सत्ता में आने से पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया, तो उसमें हमारे जो 2004 के बाद जो जितने भी मुलाजिम भर्ती हुए हैं उनका मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। तो कर्मचारियों से जो वादा किया था उन वादों से मुकरती हुई नजर आ रही है पंजाब सरकार। गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुरमीत, जिस तरीके से कर्मचारियों का सीधे तौर पर कहना है नो डीए नो वोट, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट यहां मान सरकार पर लगती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी चोट भी है और कर्मचारियों का दर्द भी है जो निकलकर सामने आ रहा है। कर्मचारी ये चाहते हैं जल्द से जल्द डीए मिले और सरकार हाईकोर्ट में जो तर्क रख रही है वो देखकर लगता है कि जल्द डीए मिलने के कोई आसार नहीं है। अब हाईकोर्ट में दरअसल फाइनली ये हुआ है कि पहले तो ये मामला हाईकोर्ट में लेकर गए कर्मचारी सिंगल बेंच के सामने था। सिंगल बेंच के अगेंस्ट जो है फिर डबल बेंच में ये मामला गया। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा, जो कि ये था कि पंजाब सरकार जल्द से जल्द डीए का भुगतान करे। सिंगल बेंच ने फैसला ये दिया था कि 30 जून तक जो है डीए का भुगतान किया जाए। उसके बाद डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने कहा कि 15 दिनों के अंदर यानी 17-18 अगस्त तक भुगतान किया जाए। मगर इस बीच होता यह है कि पंजाब का फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ऑर्डर जारी करता है 17 अगस्त को। उसमें यह कहता है कि वित्त विभाग की कंकरेंस के बिना कोई भी निर्णय ना लिया जाए हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर। यानी ये साफ था कि सरकार का रुख कुछ अलग है इस पूरे मामले को लेकर। इसके बाद जो है कर्मचारी सड़कों पर भी उतरे, सभी जिलों में जो है डीसी दफ्तरों के आगे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही हाईकोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई गई जिसमें कि ये कहा गया कि 15 दिनों का समय बीत चुका है, अगर सरकार की ओर से डीए की किस्त जारी नहीं की गई है, एरियर नहीं दिया गया और इसके बारे में बल्कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल गुरमीत, सीधे तौर पर ना सिर्फ अवमानना बल्कि जिस तरीके से चोरी और उसके बाद सीनाजोरी की जो स्थिति है वो पंजाब में नजर आ रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मान सरकार पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी, जिस तरीके से कर्मचारियों ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर डीए नहीं तो वोट भी नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई पंजाब की, और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से आप जो तस्वीर भी देख पा रहे हैं आखिर ये पूरा सिस्टम है क्या। सिलीगुड़ी की अगर बात की जाए, लेकिन इसके साथ साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो देश की सुरक्षा की बात हो या हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा मंथन जो है वो सिलीगुड़ी में आज होने जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो है बंगाल में 3 दिवसीय दौरा, लेकिन इस दौरान सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय अहम बैठक होनी है जिसमें बीएसएफ, एसएसबी और सरकार के बीच बेहतर तालमेल समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है रणनीतिक अहमियत जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और उसकी सुरक्षा को लेकर एक मेगा प्लान जो है उस पर भी फोकस यहाँ सरकार का नज़र आता है। आखिर क्यों इतना अहम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं और सुरक्षा का जो एजेंडा है उसको लेकर सरकार पहले दिन से लगातार कई सवाल खड़े कर रही है। और अब से पहले कि अगर सरकारों की बात हम करें तो यहाँ पर गृह मंत्री का साफ कहना था कि इस तरह के जब कुछ कार्यक्रम भी होते थे, बैठक भी होती थी, सुरक्षा की बात होती थी तो वहाँ पर तो मुख्यमंत्री जो हैं वो भी नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और यहाँ पर शुभेंदु सरकार जो है पूरी तरीके से सक्रिय नज़र आती है। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिरकार जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो इतना अहम क्यों हो जाता है। पूर्वोत्तर की लाइफलाइन इसको माना जाता है और ख़ासतौर से अगर देखा जाए क्योंकि भारत को पूर्वोत्तर से ये जोड़ता है और कहीं ना कहीं जब चूँकि नेक अक्सर हम सुनते हैं, ऐसे में 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा ये सकरा गलियारा है और इसकी अहमियत जो है इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि 8 राज्यों की जो कनेक्टिविटी है वो हमें यहाँ नज़र आती है और उसके साथ साथ 3 देशों की सीमाएँ लगती हैं। नेपाल की बात करें, भूटान की बात की जाए, बांग्लादेश की बात करें, उसी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील हो जाता है और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे इसको हम और बेहतर या सुरक्षित रख सकते हैं। सेना और सुरक्षा के लिए एक अहम रास्ता है ये, जिसको अब हम कह सकते हैं सरकार का फोकस इस पर नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ व्यापार और परिवहन की अगर बात करते हैं तो उस लिहाज से भी एक अहम कड़ी है। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए क्योंकि अमित शाह का जो बंगाल दौरा है उसमें हमने देखा इसको लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो आज होगी, यानी सीमा सुरक्षा को लेकर। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए क्योंकि इससे पहले जब हम सीमा पर सुरक्षा की बात करते तो वहाँ पर जो पिछली सरकारें थीं पश्चिम बंगाल में वो उस पर बिल्कुल भी रुचि लेती हुई नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की आज अध्यक्षता करेंगे खुद गृह मंत्री और साथ ही साथ बीएसएफ, एसएसबी जो है उनके साथ सरकार के बीच तालमेल पर भी एक जो जोर है, जो फोकस है वो यहाँ पर हमें नज़र आएगा। खासतौर से इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर कहा था, आइए आपको एक बार वो सुनाते हैं। मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। तो सीमा सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये भूमि जो हमने देखा कि पहले ही कैबिनेट में किस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रसिंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसिंजीत, अगर देखा जाए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक, कहीं ना कहीं एजेंडे में सुरक्षा की बात की जाए या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की जाए, पूरा फोकस अब सरकार का यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि एक बेहतर समन्वय केंद्र और राज्य के बीच अब हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए बार बार हम लोग पिछले कई सालों से सुन रहा हूं जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और पूरे दुनिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उसे चिकन नेक बोल के पड़ोसी देश की तरफ से और हमारे देश के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे सरकार को डराने की कोशिश में और ऐसी स्थिति बना दिया था कि इन्फिल्ट्रेशन हमारे लिए बंगाल की चुनाव के लिए एक मुद्दा बन गया था। और सिर्फ ये बंगाल चुनाव की मुद्दा नहीं है, पूरे देश की जो सुरक्षा है उसके लिए ये जो फेंसिंग है जरूरी था, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको मजबूत करना जरूरी था। तो इसीलिए गृह मंत्री को हम शायद ये दूसरी बार देख रहा हूं कि वो पूरी की पूरी जो उनका फोकस है वो सिलीगुड़ी में रहकर ये जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों तरफ सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाया जाए। इस बार भी 3 दिन के लिए वो सिर्फ सिलीगुड़ी में ही है और दूसरे किसी जगह पे नहीं है। राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ देश की सुरक्षा
और देश की सुरक्षा के लिए जो नई सरकार बंगाल में बने हैं वो 45 दिन की भीतर ही जो जमीन देना था वो बीएसएफ और एसएसबी को दे दिए हैं। तो इसी का सराहना करते हुए गृह मंत्री बता रहे थे, शुभेंदु अधिकारी का नाम ले रहे थे, लेकिन ये पूरे देश की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी था। बुकुल जी बिल्कुल, ना सिर्फ पूरे देश की बल्कि अगर देखा जाए कई और ऐसे आयाम थे जिसके चलते इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसी पर सरकार का जो फोकस है नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से अब ये जो कॉरिडोर है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है और इसी पर पूरा फोकस जो है नज़र आता है, क्योंकि देश की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और उसके साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से अपने संबोधन में भी कहा था कि हम पूरी तरीके से जो अपनी सीमाएं हैं उनको चाक चौबंद कर रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की जो कोताही है, लापरवाही है वो ना बरती जाए, क्योंकि ये एक ऐसी सीमा जहाँ पर जो 3 अन्य देश हैं उनकी सीमाओं से जहां मिलती है। तो ऐसे में देश की सुरक्षा जो कि हमारे लिए सर्वप्रथम है और उसी को प्राथमिकता देते हुए सरकार लगातार अपना काम जो है करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।